हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है खनिज संसाधन। और इस चैप्टर से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता हो। इवन बीपीएससी जो एग्जाम है, इसमें हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जरूर रहता है। ये इसको समझते लोग बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है खनिज संसाधन। खनिज मतलब क्या होता है, जो भी धरती के नीचे से निकाला जाता है, खनन करके कोड़ खेन जैसे भी निकाला जाए, धरती से मशीनों से निकाला जाए, उसको बोलेंगे खनिज। संसाधन क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे काम के लिए है, उपयोगी है, तो उसको बोलेंगे संसाधन। ठीक है, इस तरह धरती के नीचे से निकलने वाले जो भी तत्व है ना, जो भी पदार्थ है हमारे काम के लिए, यूज के लिए उपयोगी है या हमारे काम के लिए है, तो क्या कहलाएंगे, खनिज संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं खनिज। यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड कि आसानी से अभिगम में, यानी कुछ खनिज कुछ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम में नहीं है, जैसे कि आर्कटिक महासागर में, सौंस्तर पर और अंटार्कटिका महाद्वीप में। यानी कि कुछ ऐसे खनिज भी है, जैसे आर्कटिक महासागर में हो या अंटार्कटिका महाद्वीप हो, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो खनिज है, वो खनिजों को आसानी से अभिगम में नहीं है, मतलब आसानी से पाया नहीं जा सकता है। अभिगम में मतलब होता है कि नहीं पा सकते उसको। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जाके निकाल पाना ही संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। तो याद रखिएगा, सीधे सीधे सही हो जाएगा आंसर कि चूना पत्थर है ना, निम्न में से कितने खनिजों से मिलकर बना हुआ, तो एक ही खनिज से चूना पत्थर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ ये चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी में। उत्खनन या खनन या कूप की, ये खुली खदान या कूप खदान है ना, वही उसी को कूप की खनन या खुली खदान कहा जाता है या खुली खनन कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपरी परत में खुदाई जब किया जाता है, यानी ऊपरी परत को खुदाई कर लेंगे, ऊपरी परत में खनिज निकाल लेंगे, तो उसको बोलेंगे उत्खनन बोलेंगे। यानी उत्खनन मतलब ऊपर उखाड़ लेंगे। ठीक है, और खनन मतलब क्या होता है कि गहराई तक जाएंगे। ठीक है, गहराई तक जाकर उसको निकालेंगे, तो उसको कहेंगे है ना, खनन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक और यहाँ लिखे देखिए, कुपकी खदान या कुपकी खनन। कहीं कहीं खदान लिखा रहता है, कहीं कहीं इसको खनन भी लिखता है। तो कुपकी खदान, कहीं कूप जो लिखा है ना, तो इसको कूपकी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। याद रखिएगा, कूपकी या कूप एक ही बात हुआ। ठीक है, तो कूप लिखा मिले आप लोगों को, ठीक है, या कूपकी लिखा मिला है, कूपकी मिलेगी, तो बात एक ही होता है दोनों का मतलब। ठीक है, तो जब कूप खनन बोले या खदान बोले तो अधिक गहराई से जब जाएंगे, क्योंकि कूप क्या होता है, एकदम गहरा इसको खोद देंगे, जैसे कि आप सभी ये टीप की तरह होता है, जैसे एकदम गहरा जा रहा है खोदते खोदते, तो उसे क्या बोलेंगे, कूप की खनन बोलेंगे। ठीक है, अब खुली खदान यानी कम गहराई वाले पर, कम गहराई पर खुली खदान या खुली खनन। थोड़ी सी गहराई जाएंगे, गहराई के साथ साथ गहराई के साथ गई खुदाई करेंगे तो उसको बोलेंगे खनन बोलेंगे। ऊपर ऊपर उखाड़ लेंगे तो उत्खनन बोलेंगे, और अधिक गहराई से जाके खाने में निकालेंगे तो उसको बोलेंगे कुपकी खनन बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ लिखा अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है, जिन शैलों में से, यानी जिन चट्टानों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है, उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। यानी कि देखिए, होता क्या है कि जब चट्टान धरती के नीचे से निकाला जाता है, तो चट्टानों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती है। जैसे मान के चलिए धरती के नीचे से चट्टान निकाला गया, तो उसमें से हो सकता है कि लोहा निकलेगा, और वो भी लोहा जो है ना, फिर दोबारा निकाला गया तो अलग डिजाइन के निकला, फिर दोबारा निकाला गया अलग डिजाइन के निकला। तो अलग अलग डिजाइन के एक ही तत्व जब अलग अलग डिजाइन के रूप में पाए जा रहे हैं, है ना, उसका कारण क्या है, किसी में लोहा की मात्रा ज़्यादा है, किसी में लोहा की मात्रा कम है, तो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं ना, इसीलिए उसको अयस्क कहा जाता है। अब उस चट्टान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होगी उसको कहा जाएगा कि ये चट्टान जो है इसका अयस्क है। यानी कि चट्टान निकाला गया, मान के चलिए कोई चट्टान निकाला गया, अब इसमें लोहे के अंश अगर सबसे ज़्यादा होगा तो बोला जाएगा ये लोहा का अयस्क है। अब मान के चलिए लोहा का अंश इसमें मान के चलिए 50% से ज़्यादा है, हो सकता है फिर चट्टान कोई निकाला गया तो उसमें 60% से ज़्यादा लोहा का अंश है, कोई निकाला गया उसमें 40% से ज़्यादा लोहा का अंश है, कोई निकाला गया उसमें 30% लोहा का अंश है। तो ये अलग अलग प्रकार मिले कि नहीं, तो ये अलग अलग प्रकार को अयस्क बोला जाएगा, और सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे लोहा का अयस्क मैं आप आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लुमेनाइट, 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अयस्क का मतलब धरती के नीचे से जो भी चट्टान निकाल रहा है, उस चट्टान में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है या जिस भी तत्व की ज़्यादा होती है, उस तत्व का उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो चूना पत्थर यहाँ लिखा है कि चूना पत्थर जो होता है ना, वो खड़े खड़े हम लोग को खनिज के रूप में मतलब खनिजों से डायरेक्ट हमें मिल जाता है चूना पत्थर। ठीक है, आज यहाँ पर नीचे में देखेंगे, पहले इस साइड आइए, यहाँ लिखा है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखिए, खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक, और ये 10वां क्लास में है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो SCERT वाला 10वां क्लास का जो मैं पढ़ा रहा था उसमें आप देखिएगा तो सारी चीज़ उसमें क्लियर रूप से बताया गया है। ठीक है, उसी का यहाँ पर रिवीजन हो जाता है, और साथ साथ में NCERT का कॉन्टेंट भी मिल जाता है आप सभी को। ठीक है, तो ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज 2 प्रकार के खनिजों को बांटा गया है। एक तो धरती के नीचे से निकाल रहा है तो हो सकता है धातु मिलेगा। अब कैसे जानेंगे धातु है, धातु का एक स्पेशल अपना गुण होता है, उसमें करंट आ जाएगा, उसको आप पीट के चादर बना दीजिएगा, उसको आप लमरा के तार बना दीजिएगा, है कि नहीं, उस विशेष तरह की आवाज़ निकलेगा। मतलब सिंपल समझे कि धरती के नीचे से कुछ चीज़ निकाल लें
और निकालने पर वो धातु की तरह गुण लगा तो उसको बोलेंगे धात्विक खनिज। और धरती के नीचे से कुछ निकाल ले उसमें अधातु की तरह गुण लगा तो उसको बोलेंगे अधात्विक खनिज। सिंपल समझ आएगी। अब कौन कौन से है ये क्वेश्चन बीपीएससी में खड़े खड़े पूछ दिया था कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, तो लोहा, बॉक्साइड, टीन और मैग्नीज और तांबा। याद रखिए क्या है, धात्विक है। याद रखिए धात्विक है। आगे जस्ट इससे आगे बताऊंगा, धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, लौ और अलौ, यानी जिसमें लोहा का मात्रा हो जिसमें और लोहा का मात्रा नहीं हो। तो अभी सिर्फ कह रहा है धात्विक खनिज। धात्विक में लोहा भी है, बॉक्साइड भी है, टीन भी है, मैंगनीज भी है, तांबा भी। ये सब क्या है, धातु वाला है खनिज है। ये सब क्या है, धातु वाला खनिज है। अब अधातु में कौन सा है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है। डोलोमाइट एक्चुअली में चूने पत्थर का एक प्रकार होता है। फास्फेट है, जिप्सम है ना, जिप्सम है और मैग्नेसाइट है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अधात्विक खनिज हो गया। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। अब यहाँ और जानना है क्या, ये मिलता है धात्विक खनिज अग्नेय चट्टानों में। अग्नेय चट्टानों से मिलता है। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तीन प्रकार के चट्टान होते हैं। और ये तीनों प्रकार के चट्टानों को मैं आप लोगों को 7th क्लास वाले ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द 6, 7, 8, 9, 10 उसका भी मैराथन क्लास आएगा। और फिलहाल मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि संडे को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग संडे को बिहार का भूगोल का पूरी मैराथन क्लास कर रहे हो, जिसमें हम लोग 6 क्लास में देखेंगे लोग कि बिहार के बारे में क्या दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर में दिया रहता है, लास्ट के 2-3 चैप्टर कोई भी सरकारी स्कूल का जो किताब होता है ना बिहार का, उसके लास्ट में दिया रहता है बिहार के भूगोल में। ठीक है, तो 6 क्लास में जो दिया गया चैप्टर उसको पढ़ लेंगे लोग, 7th में जो दिया गया उसको पढ़ लेंगे लोग, 8 क्लास में दिया गया उसको पढ़ लेंगे, 9, 10 यानी 10th तक का जो बिहार का जो भूगोल है जहाँ भी दिया गया रहेगा उस सारे चैप्टर को एक जगह लाकर एक जगह पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मेरा खुद का नोट्स भी है ना, जिसको थोड़ा बहुत नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर रूप से मैप से समझाने की कोशिश किया हूँ, उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, थ्योरी क्लास हम लोग का पूरी तरह से बिहार का हो जाएगा कंप्लीट। और एक और मैराथन क्लास लाया जाएगा जिसमें पूरा तरह से बिहार का भूगोल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको निपटा लिया जाएगा। इस तरह हम लोग का बिहार हो जाएगा कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी तो गारंटी जरूर है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर टॉपिक पर वापस आते हैं हम लोग। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, धात्विक जो खनिज होता है वो धात्विक खनिज अग्नेय चट्टान में मिलता है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। अधात्विक जो होता है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया, तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। दोनों तरह याद रखिएगा, ये अग्नेय चट्टानों में पाया जा रहा है धात्विक वाला, और ये परतदार चट्टानों में पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा लौ और अलौह। लौ और अलौह ये क्या होता है भैया, तो जब धात्विक खनिज को धरती से निकाला जाता है तो किसी किसी में लोहे की मात्रा मिलती है और किसी में लोहे की मात्रा नहीं मिलती है। जिसमें लोहे की मात्रा मिलेगी उसको बोलेंगे लौह खनिज। क्या बोलेंगे, लौह खनिज। ठीक है, जैसे कि मैग्नीज में, टंगस्टन में, इसमें क्या पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो मैग्नीज, टंगस्टन में क्या पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको लौह धात्विक खनिज कहा जाएगा। टोटल बोला जाता है इसको लौह धात्विक खनिज बोला जाएगा। अब अलौह धात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा। याद रखिएगा, मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज आ जाता है कि तांबा में लगता है ऐसे कि लोहे की मात्रा इसमें होगी, जबकि नहीं है। तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइड, टीन, मैग्नीज आदि ये क्या है, अलौह युक्त खनिज है। ठीक है, अलौह युक्त, इसमें लोहे की अंश नहीं पाई जाती है। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है लौह युक्त जो खनिज होता है वो रवेदार चट्टानों में पाई जाती है, और ये जो अलौह जो युक्त खनिज होता है ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ पर दिया है उसी का, यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट बना दिया है पूरी तरह से बढ़िया से, कि ताकि चीज़ें आपको समझ आ सके। लिखा हुआ है खनिज, लिखा हुआ है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और ये ऊर्जा खनिज बोला है। ठीक है, अब धात्विक खनिज को बांटा है लौह धातु में और अलौह धातु में। लौह में लिखा हुआ है कौन कौन सा, तो लौह का, लोहा का खुद का अयस्क, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लोमानाइट, ये सब क्या है, लौह युक्त खनिज है। ठीक है, उसके बाद से मैग्नीज होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा। मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या है, लौह युक्त खनिज है। ठीक है, याद रखिएगा। अलौह में क्या दिया है, तो तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइड है, ये सब क्या अलौह युक्त खनिज है। ठीक है, तीसरा इसकी कैटेगरी बता है कि बहुमूल्य खनिज, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि क्या है, ये बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आता है। अब अधात्विक देखिए यहाँ पर है, अधात्विक खनिज को एक्चुअली में यहाँ नहीं बांटा हुआ है, लेकिन 7th क्लास में आप लोग पढ़िएगा, लोग पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली में ज्योग्राफी आप लोगों को। तो अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया कार्बन खनिज, कार्बनिक खनिज ना, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। क्या बोला जाता है, एक अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक खनिज किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसको बोलेंगे अकार्बनिक। अब जानेंगे कैसे किस में कार्बन की मात्रा और किस में कार्बन की मात्रा नहीं है, बस इतना याद रखें, जो भी जीवित चीज़ें होती है ना उसमें कार्बन की मात्रा जरूर मौजूद होती है। यानी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उससे क्या बनता है, उससे जीवाश्म ईंधन बनता है। अब जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीव के मरने के बाद धरती के नीचे जीव जब दब जाते हैं या पेड़ पौधे दब जाती है धरती के नीचे, हजारों करोड़ों वर्षों के बाद वो सूख के, गल के पेट्रोलियम पदार्थ बन जाएगी या तो कोयला में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो वे जीवाश्म ईंधन में कार्बन की मात्रा पाई जाएगी, क्योंकि ये सजीव वस्तुओं से बनी हुई है। सिंपल समझ आइए। ठीक है,
तो अब जो अधात्विक खनिज को दो कैटेगरी में जो बांटा रहता है, एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक उसमें पाया जाएगा, यानी कार्बनिक अधात्विक खनिज कहा जाएगा। ये आपका कोयला को, पेट्रोलियम पदार्थ को, इसको बोला जाएगा कार्बनिक खनिज बोला जाएगा, ठीक है। और अकार्बनिक खनिज जो बोला जाएगा जिसमें ये सब चीज़ें जीवाश्म ईंधन वाली चीज़ें नहीं पाई जाएगी, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कोयला, पेट्रोलियम, इसी को आप लोग कोयला और पेट्रोलियम को, इसको आप कार्बनिक के खनिज भी कह सकते हैं, कार्बनिक अधात्विक खनिज कह सकते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक अधात्विक खनिज में कौन सा आ जाएगा? अभ्रक आ जाएगा, नमक आ जाएगा, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या होता है? अधात्विक खनिज भी है और अकार्बनिक भी है, ठीक है। नीचे आएंगे समझेंगे, चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब भारत के खनिज के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में करा है कि किन किन क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है। सबसे पहला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी कहेगा तो ये दिशा याद रखिएगा, उत्तर हमेशा ऊपर में रहता है और पूरब इस साइड में रहता है, ईस्ट यानी। अब उत्तर पूर्वी कह रहा है, यानी इस वाले क्षेत्रों की बात कर रहा है कि इन वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खनिज मिलने की संभावना रहती है, इसीलिए भारतीय खनिज का इसको हृदय यानी हार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, भारतीय खनिज का हृदय किसे कहते हैं? उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र को, सॉरी, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो वहाँ जो खनिज पाए जाते हैं वो किस युग के हैं? तो आर्कियन सिल्ट क्षेत्र के हैं। और ये क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ भैया? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसको उड़ीसा का पठार कहा जाता है, झारखंड का पठार भी कहा जाता है, झारखंड को एक्चुअली में तो उसको पठार को छोटा नागपुर पठार कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को कहा जाता है, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में जो खनिज पाए जाते हैं, वे जो खनिज होते हैं उस खनिजों के मामले में भारत जो है सबसे आगे है। मतलब क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहीं खनिज पाया जाता है तो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, इसीलिए भारत को इसको क्या कहा जाता है? खनिजों के लिए इसका हृदय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। देश की समृद्धतम खनिज की पेटी है, मतलब सबसे ज़्यादा समृद्धतम मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा खनिजों की पेटी यहीं पर देखने को मिलती है। दुनिया भर के खनिज यहाँ देख सकते हैं, ये सारी खनिज जो है उसी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इस पेटी को भारत का लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है। पेटी मतलब उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो भारत का लौह और इस्पात पेटी जो है किसको कहा जाता है? उसी क्षेत्र को कहा जाता है, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। अब नीचे लिखा है कि हजारीबाग में पठार पर चादरी अभ्रक विश्व के लिए विशालतम भंडार पाया जाता है। इससे दो क्वेश्चन बन गए, सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अभ्रक जो पाया जाता है वो पाया जाता है झारखंड में। बहुत पुराने जो किताब में जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा था आप लोग को 6th या 7th क्लास में, उसमें दिया हुआ है कि झारखंड ये अभ्रक के मामले में पूरी भारत में सबसे आगे कौन सा है? तो पूरे भारत में सबसे आगे है बिहार। एक्चुअली में क्या है कि वो जब बिहार एक साथ था तब लेकिन वहाँ मेंशन किया है कोडरमा जिला। कोडरमा जिला कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक है। तो कोडरमा जिला हजारीबाग वाले क्षेत्रों में अभ्रक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा भंडारों में से एक माना जाता है। मतलब पूरी दुनिया में जितना भंडार है उसमें सबसे ज़्यादा भंडार अगर देखा जाएगा किसी के पास है तो झारखंड के पास में, ठीक है। अब ये मध्य क्षेत्र का यानी बीच वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सारे खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। अब दक्षिणी क्षेत्र देखेंगे तो यानी साउथ वाले एरिया का रहा है, इस क्षेत्र में कोयला, तांबा और अभ्रक की नगण्य है उपलब्धता क्या है? यानी सबसे कम अगर कोयला, लोहा, अभ्रक पाया जाता है किन क्षेत्रों में? साउथ वाले यानी दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इस साइड आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए दक्षिण हो गया, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। इस वाले एरिया में कह रहा है, इस वाले एरिया में भी बहुत कम एरिया में खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण में कर्नाटक, गोवा, केरला आदि में यहाँ पर ये सारी तत्वें पाई जाती है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिम यानी राजस्थान वाले क्षेत्र में चला गया। उन क्षेत्रों में देखेंगे तो वो राजस्थान वाला एरिया हो गया। अरावली वाली पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा क्योंकि राजस्थान में है पहाड़ी अरावली, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ यूरेनियम, अभ्रक और ग्रेनाइट और खनिज तेल वहाँ पर कुछ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यूरेनियम पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, स्टेराइट पाया जाता है और खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, एस्बेस्टस, लवण, उसके बाद से भवन निर्माण। लवण के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लवण मतलब नमक के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। और साथ साथ ये तांबा के लिए खेतड़ी क्षेत्र होता है जो कि राजस्थान का है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है तांबे के लिए। अब आएंगे तो हिमालयन क्षेत्र में देखेंगे। हिमालयन क्षेत्र में अल्प भंडार पाए जाते हैं इन सब खनिजों का, तो थोड़ी मात्रा में पाया जाता है हिमालयन क्षेत्र में, उतना ज़्यादा पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब हिंद महासागर में देखेंगे तो हिंद महासागर में भी बहुत कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा खनिज वगैरह, ठीक है। यहाँ लिखा इन पिंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार 400 मीटर की गहराई पाई जाती है, यानी कि बढ़िया अगर प्रकार के खनिजों को निकालना है तो 400 मीटर के नीचे जाएंगे तब जाके मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है कि भारत दक्षिण क्षेत्र में कौन सी खनिज पाई जाती है, तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार से 90 खनिजों का उत्पादन किया गया। 90 प्रकार का जो खनिज होता है उसका उत्पादन किया। ये 14-15 की रिपोर्ट के अनुसार है, हालांकि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। होता क्या है ना, एग्जाम में इसी तरह पूछ देता है कि 2014-15 के समय में कितने खनिजों का उत्पादन किया गया था भारत में, तो 90 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया गया था। ठीक है, डेट जब मेंशन करता है ना 14-15, तो फिर काहे का वो पुराना किताब चाहे नया किताब है कि नहीं है। यहाँ लिखा है कि 2016 में 29 जून 2016 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति बनाई गई थी। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति जो है इसको स्वीकृति कब मिला, तो 29 जून 2016 का। ठीक है, आगे आते हैं, नीचे आते हैं। इस साइड में आएंगे, यहाँ देखेंगे। अब ये अयस्क की कहानी लिखा है, जो कि चीज़ें अब अभी आपको जस्ट मैं समझाया हूँ। ठीक है, अब यह लौह खनिज के बारे में दिया, यानी एक एक करके सारे खनिजों के बारे में यहाँ से हो गया शुरू टॉपिक। तो लोहा खनिज में देखेंगे तो सबसे पहला ही यही क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जामों में आया हुआ था। ठीक है, निम्न में से लौह खनिज के बारे में पूछा था, तो क्या है? पहली बात ये आधारभूत खनिज है, दूसरा ये औद्योगिक विकास का रीढ़ है। ठीक है, याद रखिएगा, आधारभूत खनिज है, दूसरा औद्योगिक के विकास है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन है। भारत उच्च कोटि के लौह अंश से युक्त लौह अयस्क में धनी है, यानी कि उच्च कोटि वाला लोहा का अंश जो है हमारे यहाँ ढेर पाया जाता है। अब देखेंगे तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रकार का दिखा रहा है, होता है 4 प्रकार का, एक्चुअली में कहीं हो सकता है आगे होगा। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 प्रकार का जो लोहा है, ये जो लोहा है पूरी दुनिया में, पूरी एशिया में इसका मांग जो है बहुत ज़्यादा, जो कि भारत में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में कुड़ापा और धारवाड़ युग की जलीय औषधीय अग्नय और में लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। यानी कुड़ापा में धारवाड़ की जलीय औषधि वाले अग्नय सेलों में लौह अयस्क की मात्रा कुछ पाई जाती है। यहाँ पर जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा था कि लोहा के अयस्क के प्रकार है, लोहे के अयस्क के प्रकार, पहला मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट, और ये चारों जो लोहे के प्रकार है, इनके चारों लोहे के प्रकार का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर कलर का याद रखना होगा तो इसको बहुत आसान तरीका याद करने का, मैग्नेटाइट का याद रखिएगा तो इसको याद रखिएगा मन काला। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मन काला होता है। ठीक है ना, यानी आपका रूप रंग से मतलब नहीं है, मन के अंदर भी काला घुसा हुआ है, यानी काले मन है ना। तो रूप रंग से क्या मतलब है, अंदर ही आप काले हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से हिसाब से याद कीजिएगा, ट्रिक बता रहा हूँ, अदरवाइज वैसे ऐसे कुछ माइंड नहीं करना है। तो मन काला से यानी कि मैग्नेटाइट काले कलर का होता है। और हेमेटाइट कैसे याद रखेंगे, तो हेड फोड़ दीजिएगा किसी का तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा तो हेड क्या होगा, रेड। हेमेटाइट को रेड कलर होता है। लिमोनाइट से याद रखिएगा, लीमो को नींबू याद कर लीजिए, लीमो यानी नींबू। ठीक है, तो लींबू किस कलर का होता है, नींबू कलर किस कलर होता है, पीले कलर का होता है। तो लेमनाइट का होता है पीले कलर का होता है। और सेडराइट को बस याद रखिए, भूरे कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, भूरे कलर का। ठीक है, तो चारों का कलर याद आ गया, चारों को एक एक करके यहाँ दिया भी होगा, उसको भी समझेंगे लोग। ठीक है, अब यहाँ करा मैग्नेटाइट के बारे में करा। मैग्नेटाइट जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है, ये सॉरी लोहा होता है। जैसे कोयला मैं बोल रहा हूँ, कोयला क्या होता है, कोयला का मैं बता चुका आप सभी को पहले भी। कोयले 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये 4 प्रकार का कोयला होता है। वही उसी तरह ये जो लोहा है ये भी 4 प्रकार के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, लुमेनाइट। तो ये मैग्नेटाइट जो होता है सबसे बेहतर होता है। 60 से 65% लोहा का अंश पाया जाता है। ठीक है, सोरसिस चुंबकीय गुण भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका रंग जो होता है ना काले रंग का होता है। अभी बोला कि मन काला, यानी मैग्नेटाइट क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, इसको काला अयस्क भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि मन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ट्रिक से थोड़ा याद करने की कोशिश किया हूँ ताकि क्वेश्चन पूछ दे काला निम्न में से कौन सा ये लोहे का काला अयस्क है, तो कौन सा ये, तो मैग्नेटाइट यानी मन काला। ठीक है, अब ये अग्नेय और कैंथरी चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि भंडार के मामले में कर्नाटक 1 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद से आपका झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है। ठीक है, तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा है ना। तो नाटक कीजिएगा तो क्या चीज़ पिटाइएगा, लोहा से पिटाइएगा, है कि नहीं है। जैसे स्टिक वाले छड़ी से पिटाते पिटाते अब आप लोग मन भर गया है, तो अब नाटक कीजिएगा तो क्या चीज़ पिटाइएगा, आप लोग लोहा से पिटाइएगा। ठीक है, आप लोग मत करने का मतलब जिसको भी बोला जाए। ठीक है ना, ये सिर्फ ट्रिक है ना। तो कर्नाटक से याद रखिएगा, नाटक नहीं करना, यानी लोहे से पिटाइएगा, वो भी किस लोहे से, लोहा से, तो मैग्नेटाइट से, यानी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तब मैग्नेटाइट वाले लोहा से पिटाइएगा। इस तरह से याद रखिएगा तो याद रह जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन या भंडारण किया गया। ठीक है, अब इधर आएंगे साइड में, अब यहाँ लिखेंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ है हेमेटाइट के बारे में। ठीक है,
हेमाटाइट का देखेंगे तो हेमाटाइट जो होता है ये इसका उपयोग जो होता है महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। ये क्या है, तो महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है, ठीक है। लोहे की मात्रा इसमें 60 से 70% पाई जाती है, ठीक है। उसमें जो था ना 65 से 70 था, इसमें 60 से 70 तक। ये भी हेमाटाइट मैग्नेटाइट दोनों एक ही तरह से है। लोहे का इसको ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका जो रंग होता है लाल गेरुआ कलर का होता है। तो अभी बोला है कि हेड क्या होता है, फोड़ के लाल कर दीजिएगा, तो लाल गेरुआ कलर का रंग होता है किसका, हेमाटाइट का। लोहा का ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है और धरवान चट्टानों में इसको पाया जाता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे, इसका जो हेमाटाइट का जो भंडारण है वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो हेमाटाइट क्या हो जाएगा, हेलमेट पहन के ही उड़ने कहीं जाइए बाइक लेके, वरना क्या हो जाएगा, उड़ जाइएगा, ठीक है। तो उड़ीसा हेमाटाइट वाली लोहा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका भंडारण मतलब सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ लिखा है हेमाटाइट के उत्पादन के मामला में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सॉरी आगे बहुत सारे क्षेत्रों में दिया हुआ है जहाँ पर ये सब पाया जाता है। तो इनका सभी का नाम आप लोग को तो देख लीजिएगा एक बार, याद हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, दिखा हुआ रहता है। तो कभी कभार एग्जामों में सामने जब क्वेश्चन आता है तो वो याद आ जाती है, उसको सिक्स सेंस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका सिक्स सेंस काम कर दिया तो आप उसको पकड़ लिए तो लगा लेंगे ऐसा, ठीक है। तो लेमोनाइट जो है, अब लेमोनाइट पीले कलर का बोले हैं कि लेमोनाइट को याद रखिएगा नींबू से लिमोनाइट, ठीक है। तो ये अयस्क जो है पीले रंग का होता है, ठीक है। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी कि जल योजित लोहे का अयस्क भी कहा जाता है। जल योजित लोहे का अयस्क किसे कहेंगे, इसको लिमोनाइट के कहेंगे, ठीक है। और जो हेमाटाइट था उसको क्या बोला जाता था, तो हेमाटाइट को बोला जा रहा था लोहा का ऑक्साइड बोला जा रहा था, ठीक है। मैग्नेटाइट काले कलर का था, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इन क्षेत्रों में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, उत्तराखंड के गढ़वाल में, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा घाटी याद रखिएगा लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। वो भी कौन से लोहे के प्रकार, तो लिमोनाइट लोहे के प्रकार का जो है कांगड़ा घाटी में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब सीडेराइट देखेंगे तो सीडेराइट जो होता है अंतिम जो होता है ये कलर भूरे कलर का होता है, जैसे कि बताया आयरन कार्बोनेट इसे कहा जाता है। तो आयरन कार्बोनेट किसे कहते हैं, तो भूरे कलर के लोहा को कहा जाता है, यानी कि जो सीडेराइट वाला है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि छत्तीसगढ़ में जो बेलाडीला है, बेलाडीला की खान है एशिया की सबसे बड़ा यंत्रीकृत लौह अयस्क के खदान है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा खदान है कौन सा भैया, छत्तीसगढ़ में जो पाया जाना बेलाडीला वाला खान, ठीक है। आगे देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उड़ीसा के मयूरगंज, क्यूझर में और तथा बादाम पहाड़ वाले क्षेत्रों में लोहा उड़ीसा और झारखंड वाले जो क्षेत्र की बात कर रहा है वहाँ पर लोहा की पेटियाँ यानी लोहे का क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर वाली पेटी देखेंगे तो ये कौन से पहाड़ी के पास में, तो बेलाडीला की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जहाँ उत्तम कोटि के हेमाटाइट पाए जाते हैं। कहाँ पे, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर वाले क्षेत्रों में जो कि बिलाडील की पहाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब बेल्लारी चित्रदुर्ग है ये ना, उसके बाद चिकमंगलुरु, तुमरूर पेटी है, ठीक है। ये सब सारे क्षेत्र हैं। यहाँ जानना जरूरी है कि जो मुर्मू गांव जो है ये बंदरगाह ये है गोवा में, एक्चुअली में ये मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा में है, लिखा भी हुआ है गोवा महाराष्ट्र के है ना रत्नागिरी जिले में। और ये रत्नागिरी जिले भी याद रखें क्योंकि SCRT में दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला जो है ये भी लोहे के अयस्क के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और यहाँ का गोवा का जो मुर्मू गांव पता है वहाँ से लोहे को भेजा जाता है विभिन्न देशों में, ठीक है। अब देखेंगे तो लौह उत्पादन में देखेंगे तो उड़ीसा एक नंबर है, ठीक है। द्वितीय नंबर में छत्तीसगढ़ है, तीसरे में है झारखंड और चौथे में कर्नाटक है, ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान भैया, तो चौथा स्थान है भारत का। यानी लोहे उत्पादन में भारत कितने नंबर पे है भैया, तो चौथे स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। लौह अयस्क का 1,52,433 टन है अनुमानित, ठीक है। अब आएंगे मैंगनीज के बारे में देखेंगे। मैंगनीज के बारे में जानते हैं तो मैंगनीज में क्या लिखा है, लौह अयस्क के प्रग्रहण के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है जिसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में मैंगनीज प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के धरवाड़ युग वाली अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है ना इसको क्या कीजिएगा आप लोग ना, ब्रोनाइट जो है इसका अयस्क इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है। ब्रोनाइट जो है ना साइलोमैलिन जो है याद ना हो, लेकिन ब्रोनाइट जरूर याद रखिएगा जो किसका अयस्क है, मैंगनीज का, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर रोडोनाइट, ये रोडोनाइट तो आपका जो SCRT बिहार बोर्ड की जो किताब है उसमें दिया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ों को ध्यान ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिहार के कोई भी एग्जाम होगा तो बाकी सारे अयस्क आए ना आए लेकिन रोडोनाइट आएगा कि रोडोनाइट निम्न से किसका अयस्क है, या वो मिलान करने वाला जो दे देता है तो याद रखिए कि उस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो रोडोनाइट आपका हो जाएगा, आप किसका हो जाएगा, तो मैंगनीज का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करना होगा तो मन से रो, ठीक है। रोडोनाइट याद कर लीजिएगा, मन से रो। तो मैंगनीज जो है उसका अयस्क कौन सा है, तो रोडोनाइट है, ठीक है। अब इस मैंगनीज का उपयोग जो होते हैं यहाँ पर देखेंगे तो बैटरी में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में, लॉन में इसका उपयोग होता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में, कांच में, ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक में, पोट्री में, पेंट में, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे तो कह रहा है मैंगनीज उत्पादन में और भंडारण में। उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है और भंडारण में उड़ीसा आगे है। तो उत्पादन में कौन सा आगे है, तो महाराष्ट्र आगे, याद रखिएगा, और भंडारण में उड़ीसा आगे है। इस बात दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे विश्व में 3 मैंगनीज भंडार वाला देश है। सबसे ज़्यादा भंडार वाला दक्षिण अफ्रीका है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या है, भंडारण के मामले में आगे है मैंगनीज का। उसके बाद उत्पादन में देखेंगे तो भी 3 देश जो है आगे है भारत से। चीन है, दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो उत्पादन में और भंडारण की दृष्टि से दोनों में देखा गया तो उत्पादन के मामला में चीन था, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया था, और उसके बाद भंडारण की दृष्टि से अफ्रीका था, यूक्रेन था और ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। तो यानी इस्पात बनाना हो, इस्पात मतलब क्या होता है, स्टील बनाना हो, तो लोहे में कितना मैंगनीज को मिलाएंगे, तो 10 किलो मैंगनीज को मिलाएंगे। कितना में भैया, तो 1 टन लोहा में 10 किलो मैंगनीज मिला दीजिएगा, तो उस मैंगनीज मिला देने के बाद वो क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, ठीक है, यानी इस्पात बन जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब किन क्षेत्रों में मैंगनीज पाया जाता है उन क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आगे जी, लौ, उसके बाद लिखा लौ खनिज, यानी बिना लोहा वाला जो खनिज है उसमें तांबा था, बॉक्साइट था, सीसा था, सोना था, ये सारी चीज़ें था। तांबा को देखेंगे तो तांबा यहाँ लिखा हुआ है कांस्य और पीतल, ठीक है। तांबा यानी तांबा जब टीने के साथ मिलता है तो कांस्य बन जाता है, और ये जिंक के साथ मिलता है तो पीतल बन जाता है। इसको याद करने के बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तांबा का जो कांसा बनता है तो याद रखिएगा कांसा का का है ना, उसके बाद याद रखिएगा टा और टी है ना, का ता टी, इसका का ता और टी, इस तरह याद रखिएगा तो याद आ जाएगा। यानी कांसा, तांबा और जोड़ टीना से मिलकर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा पी है ना, पी ता और जी, क्या, तो पिताजी, यानी कि पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस यानी एसएस याद रखिएगा। उसके बाद लोनी क्रोमै, लोनी क्रोमै, ठीक है, लोनी क्रोमै, इसका मतलब क्या हुआ, लोनी क्रोमै, लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब मिलके क्या बनाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाता है। उसी तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताता चलूँगा। तो याद रखिए कांसा का रहा है वो किससे से बोला, तो का ता टी, याद रखिए का है ना, फिर से याद कर लिए का ता और टी, ठीक है। यानी कांसा, तांबा और टीना से मिलकर बना हुआ, ठीक है। उसी तरह पीतल की बात करा तो पिताजी हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ ये अग्नाय, औषधि और रूपांतर, तीनों प्रकार के चट्टानों में मिल जाता है ये तांबा, ठीक है, क्योंकि अलयुक्त जो थे वो मिल जा रहे थे तीनों प्रकार में। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ इसका अयस्क का नाम दिया है तो क्यूपराइट, याद रखिएगा क्यूपराइट, ठीक है। उसके बाद एवं कार्बोनेट जो होता है ये इसका अयस्क है। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। ये क्वेश्चन सी टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, याद रखिएगा। और खासकर वन डे जो एग्जाम होता है उसमें खूब क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का खिचड़ी किस लिए फेमस है, तो तांबे के लिए फेमस, याद रखिएगा। या तांबा निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो राजस्थान की खिचड़ी में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट खानदानों में देश का 52% तांबा का उत्पादन होता है। झारखंड का सीबू जिला जो है तांबे का मुख्य उत्पादन है, और राजस्थान का खिचड़ी जो है भी तांबे के लिए फेमस है। तो झारखंड का सीबू जिला, मध्य प्रदेश का बालाघाट खदान और राजस्थान का खेतड़ी खदान है, जो ये सब क्या है, तांबे के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। उसके बाद तांबे निक्षेपण राजस्थान के झुन्नूर और अलवार जिले में किया जाता है। प्रथम मामले में देखा जाएगा कि जो तांबे का उत्पादन जो कर रहा है वो कर रहा है मध्य प्रदेश, भंडारण जो कर रहा है वो कर रहा है राजस्थान। तो उत्पादन में है मध्य प्रदेश, ठीक है, तांबे का उत्पादन में, और भंडारण में है राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर यहाँ झारखंड, ठीक है। यहाँ दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर झारखंड। देखिए उल्टा ये चीज़ें जो है ये एक कम से कम एक साथ में, यानी कि भंडारण और उत्पादन में दोनों में तीसरे नंबर पर है झारखंड, ठीक है। या तो किसके उत्पादन या भंडारण की बात की जा रही है, तो तांबे की जरिए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है क्या कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना सन 1967 ईस्वी में की गई थी, जो देश की तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो याद रखिएगा HCL की स्थापना 1967 में की जा रही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। आ गया जी। 4 प्रमुख इकाइयाँ है, खितड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड में, और मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में, लजोला कॉपर प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ों को याद करने के लिए कर सकते हैं। अब और इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पर समय समय पर अपलोड करते रहता हूँ, जैसे जैसे हमारे पास समय मिलता है तो उसमें मिलते रहेगा, है ना। सारी वीडियो को मैं अपलोड करते रहूँगा। बहुत जल्द हर क्लास का मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जैसे 6 क्लास एक दिन में कंप्लीट पढ़ा दूँगा, 7th क्लास एक दिन कंप्लीट पढ़ा दूँगा, 8 एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दूँगा, 9th एक दिन में कंप्लीट कर दूँगा। उसी तरह जो SCERT का दिया हुआ उसको कंप्लीट किया जाएगा। उसी तरह NCERT का जो दिया है उसको भी एक दिन में कंप्लीट किया जाएगा। इससे क्या होगा ना कि मैराथन क्लास आपका चलते रहेगा, लेकिन
एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है वो एमसीक्यू सीरीज जो है कंटिन्यू अब चलना शुरू हो जाएगा। नेट से जो है आपका कंटिन्यू जो है एमसीक्यू सीरीज चलने लगेगा, सॉरी, इतिहास का और भूगोल का, ठीक है, इस चीज़ों का दोनों का। और साथ साथ में जो 40 नंबर का आप लोग का जीएस नंबर है उसका भी करंट अफेयर, जो करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे कंटिन्यू आपका चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है ना, बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, ठीक है। तो कल एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा भैया, तो बॉक्साइड ही याद रखिएगा, ठीक। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है टर्शरी निक्षेपों में और लेटराइट मिट्टियों में ज़्यादा इसके पाए जाने की संभावना रहती है। अब आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता मतलब क्या होता है, किसी भी धातु को, एक धातुओं में क्या होता है, एक स्पेशल गुण होता है, उसके कारण उसको पीट के चादर बना दीजिएगा। चादर मतलब क्या है, जैसे जब लमरा सकते हैं पीट के, दम इसे लमरा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आघातवर्ध्यता जो है, घातवर्ध्यता का गुण उसमें पाया जाता है, ठीक है। अत्यधिक घातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है किसमें भैया, है ना, ये तांबे में पाया जाता है, ये सॉरी वही एल्युमिनियम में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये किन किन क्षेत्रों में है, तो उड़ीसा में है, झारखंड में है, गुजरात में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में। उड़ीसा में कालाहाड़ी में है, झारखंड में लोहरादंगा जिले में है, ठीक है। उसके बाद से गुजरात में भगवान नगर, जामनगर में, भवनानगर में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएंगे तो बॉक्साइड में देखेंगे तो 1 नंबर जो है वो उड़ीसा है। किस में भैया, तो भंडारण में 1 नंबर में उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद से भंडारण में कौन सा है, 1 नंबर में आपको उड़ीसा हो जाएगा, दूसरे नंबर गुजरात हो जाएगा, तीसरे नंबर में ये छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र वगैरह हो जाएगा, ठीक है, भंडारण करने वाले राज्यों में। अब यहाँ आएंगे तो विश्व में बॉक्साइड उत्पादन में भारत जो है कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे भारत। तो बॉक्साइड उत्पादन करने में भारत कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। जबकि एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत जो है 7वें नंबर पर, यानी एल्युमिनियम उत्पादन करता है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाना शुरू करता है, तो उस मामले में भारत 7वें नंबर पे और बॉक्साइड में हम लोग के 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आइए अवरक। अवरक से क्वेश्चन कई बार पूछता है। पहले क्या था ना कि अवरक जो है भारत के जो हम लोग का बिहार जो राज्य है इसी बिहार राज्य में था, लेकिन एक्चुअली में अवरक जो है बिहार राज्य ना होकर झारखंड में है, क्योंकि बिहार और झारखंड पहले 2000 से पहले एक ही में था। जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो जाता है, तो उससे पहले का जो सरकारी स्कूलों का जो किताब है उसमें देता है क्या कि अवरक में, बिहार में अवरक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब बिहार में ना पा के अब पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। इस बात को मैं अभी जस्ट आप लोगों को भी बताया, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है अवरक जो होता है एक सफ़ेद कलर का, गुलाबी कलर का, हरा कलर का, लाल कलर का, 4 प्रकार का कलर का अवरक पाया जाता है। अवरक जो होता है ना ये विद्युत रोधी होता है, विद्युत को पास नहीं करने देता है, करंट को दौड़ने नहीं देता है। ये क्या होता है ना कि आप लोग कहीं देखे होंगे, ये पोल जो होता है, पोल के ऊपर देखेंगे ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसके ऊपर से तारवा ऐसे गिर रहता है, ऐसे ऊपर से तार गिर रहता है। उसी तरह मान के चलिए यहाँ पोल है ना, इसके ऊपर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसके ऊपर तारवा गिर रहता है, चीनी मिट्टी की तरह दिखता होगा आप लोग को, है ना। वो सब क्या रहता है, या बड़े बड़े फ्यूज जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर में देखे होंगे, फ्यूज जो निकाला जाता है ना, तो ये फ्यूज जो होता है ना ये अभ्रक का बना रहता है, चीनी मिट्टी का बना रहता है, ठीक है। तो अभ्रक जो होता है ना, अभ्रक विद्युत का क्या है, तो रोधी है, यानी विद्युत को पार नहीं करने देता है, ठीक है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। इसीलिए और साथ ही साथ में इसका उपयोग जो होता है, आयरन जो होता है हम लोग का आयरन, तो आयरन में भी इसका बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है आयरन में, ठीक है। आयरन में एक्चुअली में क्या होता है कि आप सभी देखे होंगे, है ना, आयरन जब खोलिएगा ना तो उसके अंदर में ऐसे एक कॉइल टाइप का होगा, ऐसे, है ना, ये कॉइल टाइप होगा, बहुत तेजी गर्म होता है ये आयरन के अंदर का जो कॉइल होता है, ठीक है। और इस कॉइल में क्या होता है, करंट आता है, और कॉइल क्या है, धातु, और धातु में करंट जाता है। ये कॉइल और नीचे वाला जो पेंदी होता है ना वो हम लोग का लोहे का होता है, ठीक है। तो ये जो पेंदी होता है ना, ये पेंदी में सट रहा है ये कॉइल, तो क्या होगा, करंट आएगा, और तो हम लोग को छूने पर यहाँ करंट आता है, लेकिन इसके बीच में अभ्रक का परत लगा दिया था, एक अभ्रक की परत को चढ़ा दिया था ताकि करंट जो है वहाँ तक प्रवाहित नहीं हो सके, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ देखेंगे तो सफ़ेद कलर का जो अभ्रक होता है इसको हम लोग रूबी अभ्रक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सफ़ेद कलर का अभ्रक को, है ना, रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसका उपनाम देखेंगे तो मास्को वाइट होता है, तो मास्क पहन लिया जाए। किस रूबी अभ्रक जो है वो क्या है, सफ़ेद कलर के अभ्रक को मास्को वाइट कहा जाता है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उपनाम मास्को वाइट, दूसरा नाम रूबी अभ्रक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो पीत अभ्रक जो है इसका उपनाम जो होता है इसका नाम है फ्लोगोपाइट नाम है, ठीक है। श्याम अभ्रक जो होता है इसका नाम है बायोटाइट नाम है, ठीक है। और ये बायोटाइट में जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना, कि अभ्रक का जो अयस्क के निम्न में से कौन सा है, तो बायोटाइट। ये अभ्रक के अयस्क में ये बायोटाइट वाला खूब देता है, ठीक है ना। तो फ्लोगोपाइट नहीं देगा, मास्को वाइट नहीं देगा, लेकिन आपका बायोटाइट खूब देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किस कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, बायोटाइट, ठीक। आगे आएंगे तो अभ्रक के उत्पादन में परतदार अभ्रक में भारत विश्व में प्रथम स्थान है, यानी परतदार अभ्रक मालूम में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ मिलने वाली अच्छी किस्म का अभ्रक का 60% से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
अब भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान वाले क्षेत्रों में, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक के नीचे में छोटा नागपुर पठार जो होता है, पठारों के किनारों पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा बिहार झारखंड के कोडरमा, देखिए अभी बोला वही ना, बिहार झारखंड कोडरमा, गया, हजारीबाग में अभ्रक का उत्पादन होता है। तो बिहार में अगर पूछे तो कहाँ, तो गया में होता है, याद रखिएगा। बिहार झारखंड संयुक्त रूप से कहा जाएगा तो कोडरमा, गया और हजारीबाग वाले पेटी में, और गया में जो है अभ्रक का उत्पादन खूब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में जो है अजमेर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में, ये सब अभ्रक के उत्पादन का क्षेत्र है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो लिखा है मिनरल ईयर बुक 2014 के अनुसार भारत 1610 टन अरब जो है कच्चा माल अभ्रक उत्पादन करता है, जो पूरे विश्व का 0.5% है, ठीक है, जो कि 16वां सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे, अब समझेंगे हम लोग क्या आ गया, तो हम लोग का टीन आया, ठीक है। टीन के बारे में सोचते हैं। टीन जो होता है ना, बस इतना याद रखिए, टीन जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, ठीक है। तो टीन का जो उत्पादन होता है या भंडारण जो है, तो टीन का जो भंडारण है संपूर्ण रूप से कहाँ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से टीन का भंडारण निम्न में से किस क्षेत्रों में है, तो बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। अब चूना पत्थर देखेंगे ना, तो चूना पत्थर का उपयोग जो होता है सीमेंट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा कौन सा कच्चा माल के रूप में उसका किस उत्पाद का सबसे ज़्यादा इसमें उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो सीमेंट में 76% यानी 70% से भी ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसका, चूने पत्थर का, ठीक है। उसके बाद से लोहा में भी इसका उपयोग होता है चूने पत्थर का। उसके बाद चीनी में, चीनी बनाने में, कागज़ में, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है चूने पत्थर का, ठीक है। इस साइड में आइए, अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है सोना के बारे में। सोना क्या भैया, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड में पैसा चलता तो नहीं है लेकिन सोना जरूर चला जाता है। दुनिया में कहीं भी लेके चले जाइए सोना जरूर चलेगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में यह छोटे कणों के रूप में नदियों में पाया जाता है। छोटे छोटे अगर कण देखा जाएगा तो नदियों में खूब पाया जाता है सोना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, यहाँ लिखा है प्लेसर और जलोढ़ सोना किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं प्लेसर और जलोढ़ सोना किसे कहेंगे, तो जो सोना नदियों में पाया जाता है ना, यानी नदी के बालू और अवसादों के निक्षेप से प्राप्त जो सोना होता है उसको प्लेसर या जलोढ़ सोना भी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। और जैसे कि प्लेसर सोना जो होता है झारखंड के सीबू जिले में और छोटा नागपुर के अन्य भागों में पाया जाता है, जो कि नदियों वगैरह में, ठीक है। तो नदी से जो सोना मिल रहा है, जो बारीक बारीक कर जो मिल रहा है सोना के छोटे छोटे कण मिल रहा है, उसको प्लेसर जलोढ़ सोना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जी, अब यहाँ लिखा सोना का उत्पादन और भंडारण के मामला में कर्नाटक, तो आप सभी को पहले से मालूम है KGF कोलार गोल्डफील्ड, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो कोलार गोल्डफील्ड है, यानी कर्नाटक जो है सबसे आगे है भंडारण में और उत्पादन में। वहाँ एक कंपनी उसके नाम में हट्टी गोल्ड माइन कंपनी, तो माइन कंपनी आप सुने होंगे, माइन खदान होता है, ठीक है। तो KGF देखे होंगे तो उसमें सुन भी रहे होंगे, ठीक है। हट्टी गोल्ड माइन कंपनी जो है ये भारत के एकमात्र सोना उत्पादन की कंपनी है, जो भारत में सोने का लगभग 90% भाग जो है कर्नाटक राज्य में मिलता है, ठीक है। तो सोना 90% कहाँ मिलता है हम लोगों को, कर्नाटक वगैरह मिलता है। हीरा देखेंगे तो हीरा के लिए फेमस जगह है वो मध्य प्रदेश का पन्ना और हीरा वाला क्षेत्र जो है, पन्ना क्षेत्र जो है वो अक्सर देखे होंगे कहीं कहीं हीरे की दुकान पर हीरा और पन्ना लिखा रहता है, ठीक है। तो हीरा जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पाया जाता है, और ये कार्बन का अपरूप होता है और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है, याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है। और ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कार्बन का ये अपरूप होता है। तीसरा क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आइएगा, तो हीरा जो कोहिनूर जो हीरा था वो मिला था गोलकुंडा के खदानों से मिला था। तो छोटा क्वेश्चन क्या बनेगा, तो गोलकुंडा के खदानों से कौन सा हीरा प्राप्त हुआ था, या कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, तो कोहिनूर हीरा मिला था गोलकुंडा के खदानों से, ठीक है, कोहिनूर हीरा, ठीक है। और जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये ब्रिटेन में है, महारानी का जो ताज है ना उसी में लगा दिया है ससुरा उसको, ब्रिटेन वाला, ठीक है। अब जिप्सम देखेंगे, जिप्सम को बस याद रखना है कि ये सफ़ेद अपारदर्शी खनिज के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सफ़ेद अपारदर्शी खनिज निम्न में से कौन सा है, तो जिप्सम है, ठीक है। अब आएंगे इसका उपयोग देखेंगे तो उर्वरक में, अमोनिया सल्फेट में आदि में किया जाता है। अब देखेंगे तो यहाँ लिखा है क्रोमाइट देखेंगे, तो क्रोमाइट क्या होता है, क्रोमाइट लोहा और जो क्रोमियम होता है, लोहा और क्रोमियम का मिक्स वर्जन है, लोहा क्रोमियम का ऑक्साइड रूप है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमाइट बोलेंगे, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है, ईंट बनाया जाता है, इसमें सबका इसको उपयोग किया जाता है। लोहा एवं क्रोमियम के मिश्र धातु से बनने वाला क्रोमाइट जो होता है वो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। इसमें क्रोमियम देखेंगे तो क्रोमियम का ऑक्साइड 68% और लोहे का ऑक्साइड जो होता है 32% जो मिला रहता है, तब जाके क्रोमाइट बनता है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे साइड में
इस साइड में यहाँ लिखा हुआ है सीसा के बारे में। सीसा जो अयस्क होता है मुख्य रूप से गैलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो सीसा किससे प्राप्त होता है? तो गैलेना नामक खनिज से सीसा हमें मिलता है, ठीक है। और ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में भी खूब पाया जाता है सीसा। अब जस्ता अयस्क देखेंगे तो जस्ता भी राजस्थान के देश के जस्ते के भंडार में उत्पादन के दृष्टि से एकाधिकार है। और ये एकाधिकार वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। जैसे पाराइट जो है वो बिहार में इसका एकाधिकार है, उसी तरह जस्ते का जो एकाधिकार कौन रखा हुआ है? तो रखा हुआ है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से क्या है? जस्ता एक नंबर में, यानी एकाधिकार है। बस वहीं पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बाकी सब जगहों पर थोड़ी बहुत मिलेगा भी, ना के बराबर मिलेगा। यानी एकाधिकार मतलब होता है कि सिर्फ ये चीज़ें जो है वहीं पर ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ जावर क्षेत्र का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। तो वही राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? तो जावर क्षेत्र याद रखिएगा, जो कि एकाधिकार है। किस खनिज तत्व के लिए एकाधिकार है? तो जस्ता नामक खनिज के लिए। जस्ता खनिज के लिए एकाधिकार कौन है भैया? तो ये राजस्थान है, याद रखिएगा। अब जस्ता के दो पेटियां है, एक तो पिपली खान है और एक ऊपर मोचिया मागरा है, ठीक है। अब आएंगे चांदी के बारे में। सीसा, जस्ता और तंबा की तरह ये चांदी क्या है ना? चांदी एक अक्सर अम्लीय अग्नेय सैलो सीसा, जस्ता और तंबा आदि के साथ मिश्र रूप में पाई जाती है। मतलब किसी न किसी अलग तत्व के साथ ये मिश्र रूप उसी के साथ मिलेगी, ठीक है। अब इधर आएंगे तो देश में राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा, राजस्थान चांदी हो या जस्ता हो, तांबा हो, इन सभी में क्या आगे है, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे लोग? तो ग्रेफाइट देखेंगे लोग। ग्रेफाइट जो होता है, याद रखिए, ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल के लीड में इसको लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे लोग, जो पेंसिल होता है उस पेंसिल के नीचे में जो इस लीड होता है, ठीक है, जिसको आप लोग शार्पनर से बार बार साफ करते रहते लोग, तो ये जो रहता है ना, ये रहता है आप लोग का ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट याद रखिएगा, ये क्या है? तो अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है भैया? तो ये जो होता है धातु की तरह एक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? तो इसमें भी करंट दौड़ता है। याद रखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे से भी इसको साफ कीजिएगा और आगे से भी कर लीजिएगा, दोनों तरफ से इसका लीड जो दिखने लगेगा तो क्या कीजिएगा, इसको बोर्ड ऑफ करके इसको बोर्ड में लगा लीजिएगा लीड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तार सटा के देखिएगा, करंट आपको दिखेगा आते हुए, ठीक है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके क्लास में इसको यूज किए हुए हैं, दिखाए हुए लोग। यहाँ संभव नहीं है, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे, हालांकि ये चीज़ें हैं, आप चेक किए होंगे तो पता होगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें करंट आता है, ठीक है, ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी एक धातु गुण पाया जाता है, जो पेंसिल के लीड में आपको देख सकते हैं लगा हुआ रहता है। यही चीज़ें इसमें जानना है, ठीक है। अब बायराइट लिखा हुआ है। बायराइट क्या होता है? बोरियम सल्फेट के खनिज के रूप में है। 90% इसका उत्पादन होता है तेल और तेल की जो कुएँ होते हैं उसको ड्रिलिंग करने में काम आता है। विश्व में दूसरा स्थान है इसके उत्पादन में, ठीक है। और ये कुड़प्पा जिले में स्थित है। मंगमपेट भारत भंडार विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बायराइट भंडार है। तो जो कुड़प्पा जिले में स्थित है मंगमपेट भंडार, ये विश्व के सबसे बड़ा क्या है? बायराइट जो है, इसका भंडारण करने में पूरे विश्व में एकमात्र ये सबसे बड़ा भंडारण है, ठीक है। उसका लिखा है कि टाइटेनियम देखेंगे तो टाइटेनियम जो है जिस लड़ाकू जहाज, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान और बहुत सारी चीज़ें बनाए थे। केरल में देश का पहला जो है ये कारखाना शुरू किया गया 2011 के समय में, ठीक है। अब लिखेंगे कायनाइट देखेंगे तो कायनाइट जो होता है, ये कायनाइट देखेंगे तो भारत में विश्व में कायनाइट का उत्पादन करने में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कायनाइट कौन करता है? तो कौन करता है भैया? तो भारत करता है, ठीक है। उसका देखेंगे तो सिलिमोनाइट देखेंगे तो सिलिमोनाइट में उड़ीसा के सिलिमोनाइट सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा में है ना सिलिमेनाइट जो है ना, सिलिमेनाइट ये सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो होता है ये ना, इसका बहुत सारे कामों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इस साइड में आएंगे तो मैग्नेसाइट में जो होता है वो तमिलनाडु जो है सबसे आगे उत्पादन करने में। अब आएंगे स्टेटाइट यानी साबुन का जो पत्थर होता है, इसको सेल खड़ी या घीगा पत्थर भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्टेलटाइट को सेल खड़ी या घीगा पत्थर बोलते हैं, ठीक है ना। सेल खड़ी आप लोग देखे होंगे, जो पहले के समय में क्या होता था, जो हम लोग का ये क्या होता था, चौक से लिखने के लिए छोटा सा उसको क्या बोलते हैं, भूल भी गया नाम आदमी, ठीक है। इस पर लिखने के लिए ऐसे रहता था, जिसको चौक से लिखा जाता था। चौक से भी पहले एक स्क्वायर टाइप का इस तरह का आता था, चौक की तरह ही होता था, उसी को सेल खड़ी बोला जाता था। क्या रहता था? ऐसे स्क्वायर टाइप का रहता था, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो होता है इसी से लिखना रहता था। ये पूरी तरह से स्क्वायर की तरह रहता था। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोन वाला रहता था, गोल नहीं रहता था। गोल तो चौक तो गोल होता है ना, तो उसको सेल खड़ी बोला जाता है या घीगा पत्थर। तो घीगा पत्थर तथा सेल खड़ी इसको कहा जाता है, किसको? स्टेटाइट को, ठीक है। आगे जी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो होते हैं इसका भंडारण है, ठीक है। चीन के बाद स्टेलटाइट विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चीन एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर है जो भारत जो है स्टेलटाइट का उत्पादन करने में है। अब आइए लवन क्या है तो भैया, तो ये लगभग 70% नमक का प्रयोग जो है तो खाने में किया जाता है, और 28% जो होता है रसायन में, 2% जो होता है अन्य कामों में किया जाता है। यानी लवन मतलब नमक, और नमक पाए कहा जाएगा तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु के 16% जो है नमक निकाला जाता है। देश का 16% नमक जो होता है एक ही जगह से, यानी पूर्वी तट तमिलनाडु वाले क्षेत्रों से पाया जाता है।
पूर्वी तट आप लोग को मालूम होगा, देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटी है ना, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी तट के जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहाँ पर 16% जो नमक है अकेले जो है पूरी भारत में देने का काम करता है, ठीक है। अब राजस्थान का जो सांबर झील है ना, डिडवाना झील है, फ्लौदी है, पंचबरवा है ना, उसके बाद लूनकरनसर है यानी बीकानेर है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब क्या है, एक मिनट। जैसा कि आप सभी को ऊपर ही बताया था कि डोलोमाइट जो होता है वो डोलोमाइट क्या होता है, एक चूना का ही क्या होता है, किस्म होता है। तो डोलोमाइट एक किस्म है, किसका, चूने पत्थर का ही किस्म है, ठीक है। आगे आते हैं, इस साइड में देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ये जो है ना, एस्बेस्टस जो है वो राजस्थान के एस्बेस्टस में उत्पादन में सबसे क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, एस्बेस्टस। आगे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ना, एपेटाइट जो है, एपेटाइट में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। एपेटाइट जो खनिज होता है इसका इस्तेमाल फास्फेट उर्वरक में और फास्फोरिक के अम्ल आदि में निर्माण किया जाता है। तो फास्फोरिक जो अम्ल होता है इसके निर्माण में इसका ना एपेटाइट का किया जाता है, और ये पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे, लिखा है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट जो होता है, ये रॉक फास्फेट उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और रॉक फास्फेट भी देखेंगे तो ये रॉक फास्फेट आपका उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी रॉक फास्फेट पाया जाता है। भारत में जॉर्डन, मेक्सिको, मोरक्को, अल्जीरिया, टोगो, मिस्र, चीन, वियतनाम आदि देशों में रॉक फास्फेट का आयात करता है। यानी रॉक फास्फेट हम लोग बहुत सारे देशों में भेजते हैं, मिस्र में भेजते हैं, चीन में भेजते हैं, वियतनाम में भेजते हैं, और मोरक्को को भेजते हैं, अल्जीरिया को भेजते हैं, जॉर्डन को भेजते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसको भेजते हैं, लोग रॉक फास्फेट को यहाँ से आयात करते हैं लोग, ठीक है। अब पाराइट में देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का बीपीएससी में पूछा हुआ था, इस पिछले वाला में ही पूछा हुआ था। आप सभी को पता होगा कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन हुआ था कि निम्न में से पाराइट जो होते हैं किन क्षेत्र में या किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो किस में भैया कहाँ का यह एकाधिकार रखा हुआ है। तो याद रखिएगा पाराइट का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो है बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहता है, जहाँ एकाधिकार रहता है ना उसको खूब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखेंगे तो ये कुल जमाव का कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिहार में, इसीलिए पाराइट कहा जाता है, एकाधिकार जो है बिहार का है पाराइट पर, ठीक है। उसके बाद आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यूरेनियम दिया हुआ, ये क्या है, तो अणुशक्ति वाले खनिज है। यूरेनियम में याद रखिएगा पिच ब्लड जो होता है इसका यस्क होता है, बहुत जरूरी है। यूरेनियम का पूछेगा पिच ब्लड किसका यस्क है, तो यूरेनियम का यस्क है। इसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है, इसे क्या जाता है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है, याद रखिएगा, मेटल ऑफ होप यानी कि आशा का धातु इसको बोला जाएगा, ये मेटल बोला जाएगा, ठीक है। तो मेटल ऑफ होप किससे बोलेंगे, तो यूरेनियम बोलेंगे, जिसका यस्क कौन सा है, तो पिच ब्लड है, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ना, उसके बाद देखेंगे तो ये झारखंड के सीभू जिला में और जादूगढ़ वाला क्षेत्र में खूब पाया जाता है। जादूगढ़ वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा हुआ है, निम्न में से किन क्षेत्रों में जो यूरेनियम पाया जाता है, तो जादूगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है ना खूब पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि लिखबो किया है जादूगढ़ वाला जो क्षेत्र है यूरेनियम के खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्वेश्चन खूब पूछते हैं, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के नल्लौर में, राजस्थान के उदयपुर आदि वाले क्षेत्रों में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड भारत में एक खनन एवं शोध की दिशा में कार्यरत है, तो नाम ही से पता चल जाएगा कि किसका कंपनी है। अब ये थोरियम का, थोरियम भी आपको जानना जरूरी है। ये मोनाजाइट बलुआ निक्षेपों में पाई जाती है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों में के नष्ट होकर ये चूर्ण बन जाने से हुआ है थोरियम का। और थोरियम जो होता है ना यहाँ भले नहीं दिया हुआ, लेकिन थोरियम जो होता है केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो केरल में ज़्यादा पाया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है मोनाजाइट देखेंगे तो मोनाजाइट ये इसका निक्षेप जो होता है ये दिया हुआ है केरल में पाया जाता है ना। तो थोरियम और मोनाजाइट ये सब क्या है, उसी साइड में पाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है यह पेग्नेटाइट शैल में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम और उसके बाद से सीरियस जैसे है ना लैंथेमन का मिश्रण है, ठीक है, कौन, मोनाजाइट। अब देखेंगे तो बेरिलियम लिखा हुआ है, तो बेरिलियम देखेंगे तो ये क्या है, ये अग्नेय चट्टान होती है, क्या होती है, ये अग्नेय चट्टान होती है। और इसका सर्वाधिक उपयोग देखेंगे तो मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में बनाने किया जाता है। अब देखिए एंटीमनी अथवा सुरमा देखेंगे, एंटीमनी या सुरमा यह जो होता है एस्टिबनाइट नामक खनिजों से प्राप्त होता है। तो एस्टिबनाइट नामक खनिजों से प्राप्त किया जाता है, कौन सी, एंटीमनी या सुरमा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है विद्युत तार बनाने में, टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने में, आभूषण तथा बंदूक की कारतूसों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बंदूक की क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से बंदूक की कारतूस जो होता है इसको बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो एंटीमनी तथा अथवा यह सुरमा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो लिखा है जिरकॉन जो होता है, ये जिरकॉन यह प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो होता है जिरकोनियम अयस्क क्या है भैया,
जिरकोनियम इसके इसका उपयोग देखेंगे तो अणुशक्ति के में अतिरिक्त अनेक कार्यों में होता है। अब देखेंगे वैनेडियम है। वैनेडियम जो होता है ये मिश्रित इस्पात का निर्माण करने में किया जाता है। मैग्ने उसके बाद मैग्नेटाइट एस के रूप में ये पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो मोलिब्डेनम देखेंगे तो मोलिब्डेनम नामक एस के ये जो होता है विशेष प्रकार के इस्पात बनाने वाले में इसका प्रयोग किया जाने वाला एक मुलायम और भूरे रंग का खनिज है, जिसको है ना मोलिब्डेनाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। खनन उद्योग की समस्या क्या है? अब खनन उद्योग की समस्या क्या भैया? तो खनन उद्योग से क्या होता है कि क्या समस्या होता है कि निकालते समय अगर सही से उसका अंदाज़ा नहीं निकालेंगे तो अपवाय यानी वेस्टेज ज़्यादा आपको निकलेगा। यानी कि मान के चलिए धरती के नीचे से खनन कर रहा है, अब यहाँ खनिज बहुत कम मिला और वेस्टेज ज़्यादा मिला तो क्या होगा? नुकसान होगा, साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान और आपका आर्थिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ेगा, है कि नहीं है? उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें समस्या होती है ना। समस्याओं में देखा जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं मिलेगी। ये ज़मीन बंजर हो जाता है, भूमि बेकार हो जाता है, सारी बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। उसको लिखा इसको बचा कैसे सकते हैं हम, इसका संरक्षण क्यों करना जरूरी है और संरक्षण कैसे किया जाएगा? पहली बात कि इसका संरक्षण करना इसलिए जरूरी है कि ये अनवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय मतलब कई बार बताया हूँ ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिया होगा संरक्षण के लिए, कोई खास उसमें जाने वाली चीज़ नहीं है। जिन खनिजों की आपूर्ति कम है उसे प्रतिस्थानी विकसित करने के लिए नए शोध किए जाएँ। ठीक है। यानी नए नए खोज कर करके उसके जगह पर ना, उस प्रतिस्थानी मतलब होता है कि उसके जगह पर क्या उसको यूज किया जाएगा उसकी तरह खोज किया करते रहना चाहिए। ठीक है। अब ये समावेशी खनन पर बल देना चाहिए। समावेशी मतलब होता है सस्टेनेबल, मतलब ये माइनिंग का मतलब उसको सही से उसका खनन किया जा रहा है, इस बात को जांच करके कि कितना है, किस तरह यूज किया जाएगा, उसी को आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी में देखिएगा तो सतत विकास कहा जाता है। ठीक है। सोच समझ के यहाँ सारे खनिज तत्वों का नाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि कौन कितने नंबर पे है। एक बार अगर 5 मिनट का समय दीजिएगा तो सबको एक बार देख लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि कोई एग्जाम में पूछ दे तो बाय द वे आप उसको लगा लीजिएगा आसानी से। यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? खनिज एल्युमिनियम 5वें नंबर पे, क्रोमाइट 3रे नंबर पे, बाइराइट 2रे नंबर पे, कोयला और लिग्नाइट 4थे नंबर पर, है ना, लॉयस के 4थे नंबर पर, जिंक 5वें नंबर पर, स्टील 4थे नंबर पर, एल्युमिनियम 7वें नंबर पर, ताम्र जो होता है ये 8वें नंबर पर, अभ्रक जो होता है 16वां नंबर पर, है ना, कायराइट, है ना, एंडूसराइट और सीलेमेनाइट जो होता है ये 4थे नंबर पर। इसमें फेमस है उसको ज़्यादा देखेंगे। मैंगनीज जो है 6ठे नंबर पर, कच्चा तेल में 25वें नंबर पर, बॉक्साइट जो है 5वें नंबर पर, सीमेंट में देखेंगे तो 2रे नंबर पर है भारत। ठीक है। भारत 2रे नंबर पर सीमेंट वाला ज़्यादा। ठीक है। ग्रेफाइट जो है ये भी 2रे नंबर पर है। उसके बाद बेटोनाइट जो है 3रे नंबर पर। ठीक है। उसके बाद आएंगे तो सीसा देखेंगे ना, रॉक्स ऑफ फास्फेट देखेंगे 25वें, सीसा जो है 25वें नंबर पर। ठीक है। पायरोफाइलाइट जो होता है ये 2रे नंबर पर, एस्टियटाइट जो है ये 2रे नंबर पर, टाल्क जो है ना यानी सेल खड़ी में 2रे नंबर पर है। ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ अब किन किन जगहों पर कौन कौन से पाया जाता है, इसमें आप निकल देख लीजिए। उड़ीसा में, टंगस्टन राजस्थान महाराष्ट्र में, बाराइट आंध्र प्रदेश में, और इम्पोर्टेंट में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट में आइएगा और नीचे में तो यहाँ आपको मिलेगा सल्फर दो दिया ही नहीं है कहाँ पे है। ठीक है। हरियाणा वगैरह गुजरात वाले क्षेत्रों में। ठीक है। मुख्य इसके भंडारण और इसके बारे में दिया है। ठीक है। तो अब ये क्षेत्र हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अगर देखना चाहें तो इसको निकल टंगस्टन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद सल्फर को देख लीजिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो निकल जो होता है, निकल कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, भंडारण और उत्पादन में झारखंड आगे हो जाएगा। टंगस्टन जो होता है ये राजस्थान महाराष्ट्र जो होता है, ये कि भंडारण में और उत्पादन में दोनों में एक ही बात हो गया। ठीक है। उसका सल्फर देख लीजिएगा तो इसका जो भंडारण जो है कहीं नहीं है, और उत्पादन में देखेंगे तो हरियाणा और गुजरात वाले क्षेत्र हो गया। ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें आप लोग को हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट कैसा रहा चैप्टर आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको डिटेल में समझाना जरूरी था। सीधे सीधे आप लोगों को दिख गया होगा, 3-4 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से जरूर मिल गया। इसके अगला जो चैप्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर को मैं एक एक करके अपलोड करते रहूँगा, सारा चीज़ आपको मिलते रहेगा। और वीडियो बेहतर लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे जुड़ने की कोशिश हो। ठीक है। तो यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।